नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ज़्यादातर पार्टियों में, सरकारों में दो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अलिखित होते हैं, अघोषित होते हैं। एक होता है डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट और एक होता है डर्टी जॉब्स डिपार्टमेंट। हर सरकार को विपक्ष को दबाने के लिए या जो भी चुनौतियां आती हैं, आक्रमण होते हैं, उनसे निपटने के लिए वो इन दो डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करती है और इन दो डिपार्टमेंट में ऐसे लोग रखे जाते हैं जिन्हें आप लठैत और बकैत इन दोनों की संज्ञा से नवाज सकते हैं। इनका काम क्या होता है? जो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट के लोग होते हैं वो अपने विरोधियों को, विपक्षी दलों को, विपक्ष के नेताओं को तमाम तरह की साजिशों के ज़रिए फंसाने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये उनका निरंतर काम चलता रहता है। आप कह सकते हैं डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट इस सरकार में अमित शाह के पास है। वो गृह मंत्री हैं, ज़्यादातर जांच एजेंसियां उनके मातहत हैं और डर्टी ट्रिक्स के ज़रिए वो अपोजिशन के नेताओं को फंसाने, डराने, धमकाने, इन सब का काम करते हैं और उसके बाद उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं अपनी सरकार के लिए, अपनी पार्टी के लिए। एक दूसरा जो डर्टी जॉब्स डिपार्टमेंट है उसका काम है बकैती करना, लठैती करना और बकैती करना। वो लगातार आक्रमण करते हैं, जहां भी सरकार को दिक्कत होती है वो सक्रिय कर दिए जाते हैं और फिर वो उसी तरह की भाषा में बात करते हैं जैसे निशिकांत दुबे करते हैं, जैसे कि किरण रिजिजू करते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद कुछ ऐसे पद होते हैं जिनकी गरिमा का ख्याल रखा जाता है और उनको या उन पदों पर बैठे लोगों को इस तरह की जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस सरकार में वो जो लक्ष्मण रेखा है, जो मर्यादा है, या पदों को लेकर एक जो पवित्रता का भाव है कुछ पदों को लेकर, वहाँ इस सरकार ने सारे बंधन तोड़ दिए और वो अब हर पद का इस्तेमाल डर्टी जॉब्स के लिए कर रही है। हर पदों पर बैठे लोगों का इस्तेमाल डर्टी जॉब्स के लिए कर रही है। आप समझ गए होंगे कि मैं अब किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, जो कि इस सरकार के डर्टी जॉब्स करने में सबसे माहिर आदमी साबित हो रहे हैं। लगातार वो इस तरह की हरकतें करके वो साबित कर चुके हैं कि डर्टी जॉब्स में उनके जैसा एक्सपर्ट बहुत ही बौद्धिक तरीके से ऐसे डर्टी जॉब्स करना उनको आता है। ताज़ा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि तमिलनाडु की सरकार द्वारा विधानसभा से पारित 10 बिलों पर 2023 से बैठे हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद उन्हें मंजूरी नहीं दे रहे थे, उन पर निर्णय नहीं ले रहे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उन 10 बिलों को क्लियर मान लिया गया, डायरेक्शन दे दिया गया राज्य सरकार को। राज्य सरकार ने उन्हें बिना गवर्नर के सिग्नेचर के जारी कर दिया, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। ये ऐतिहासिक काम। और उसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के लिए भी कह दिया कि आप 3 महीने की अवधि के अंदर डिसाइड कीजिए कि कौन सा बिल में आपकी सहमति है और किसमें असहमति है, लेकिन आप बैठे नहीं रह सकते। अब ये जो राष्ट्रपति को उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, उसको लेकर सरकार बौखला गई और उसने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का ओवर रीच है। सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर
काम कर रही है, लेकिन ये सरकार की तरफ से उस तरह से बात नहीं आई। थोड़ा सा किरण रिजिजू ने धमकी भरे स्वर में ज़रूर कहा कि ये बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में, न्यायपालिका और कार्यपालिका में। इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को धमकाने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन खुलकर सामने आए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब। उन्होंने तो गजब ही कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ तक कह दिया कि वो आर्टिकल 142 को न्यूक्लियर मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट, अतिवादी किस्म का बयान है, बल्कि हमला है सुप्रीम कोर्ट पर सीधा सीधा कि आप ये कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का गलत इस्तेमाल कर रहा है, न्यूक्लियर मिसाइल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका इस्तेमाल जो 142 के तहत है कि आप न्याय को कंप्लीट जस्टिस देने के लिए इस धारा का इस्तेमाल करना चाहिए, कर सकते हैं, और ये बहुत रेयरली भी इस्तेमाल होता है। लेकिन इस केस में चूंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों ही संविधान की जो भावना है और जो उसमें वर्णित है उस दोनों का उल्लंघन कर रहे थे, क्योंकि हमारा संविधान फेडरल स्ट्रक्चर की वकालत करता है, राज्यों के अपने अधिकार हैं, केंद्र के अपने अधिकार हैं, और उसमें टकराव नहीं होना चाहिए। टकराव होता भी तो उसका समाधान ढूंढा जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक सरकार 5 साल से चुनी हुई है और उसका आप एक बिल भी पास नहीं होने दे रहे हो, यानी एक चुनी हुई सरकार को काम ही नहीं करने दे रहे हो। तो ये सीधे सीधे फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला कर रही थी केंद्र सरकार, क्योंकि चाहे गवर्नर हो उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार ही करती है, और राष्ट्रपति भी दरअसल केंद्र सरकार की सिफारिशों पर काम करता है। तो दोनों ही सूरतों में केंद्र सरकार कटघरे में खड़ी होती है, राष्ट्रपति और राज्यपालों के साथ साथ। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह की चीज़ें खुद नहीं करते, ये वो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट और डर्टी जॉब्स डिपार्टमेंट को सौंप देते हैं और वो इसको अंजाम देते हैं। तो ये जगदीप धनखड़ साहब खुलकर सामने आ गए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, उन पर आक्रमण करते हुए, जबकि हमारा संविधान उपराष्ट्रपति को बहुत ही सीमित अधिकार देता है। उसकी केवल 2 भूमिका हैं संविधान के मुताबिक। पहली भूमिका तो ये है कि वो जो उच्च सदन है, अपर हाउस है, राज्यसभा, उसमें वो सभापति के तौर पर होते हैं, और दूसरा उनका ये होता है कि राष्ट्रपति के एब्सेंस में वो उनकी जिम्मेदारियां संभालता है। किसी भी वजह से एब्सेंस हो सकती है, उसमें उसकी जिम्मेदारी संभालता है। इसके अलावा फीता काटना, जगह जगह जाकर उद्घाटन करना, भाषण देना, ये सब उसका काम होता है। इससे ज़्यादा उसका न कोई पॉलिटिकल काम होता है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है। दोनों ही तरह के काम उसको नहीं दिए हैं संविधान ने। लेकिन हमारे जगदीप धनखड़ साहब इस सीमा रेखा से बाहर काम करने के लिए कुख्यात रहे हैं। मैं कुख्यात शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि इसकी एक लंबा सिलसिला है। जब वो गवर्नर थे वेस्ट बंगाल में, तब आप उनके रोल को देखिए, वहां भी गवर्नर की यही सीमा है कि वो राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति नहीं हो सकता है, और वो वहाँ एक राजनीतिक के तौर पर गवर्नर थे और राज्य सरकार को परेशान करने के लिए लगातार काम कर रहे थे। एक तरह से वो बीजेपी के नुमाइंदे तो थे ही, लेकिन नुमाइंदे खुलेआम उस तरह से बड़ी बेशर्मी, निर्लज्जता के साथ काम कर रहे थे। साफ दिख रहा था कि वो पूरी तरह से बायस्ड है। डेलिबरेटली वो ममता सरकार को डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं,
उनके हर एक्ट में ये दिखता था, हर बयान में ये दिखता था। जब तक वो रहे वहाँ उन्होंने यही किया और उसी भूमिका के साथ वो उपराष्ट्रपति भी बन गए। शायद उन्हें लगा हो कि पश्चिम बंगाल की भूमिका से खुश होकर ही उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया, जो कि सच्चाई भी है। उन्हें मोदी शाह को लगा होगा कि ये आदमी अगर राज्य स्तर पर यह काम कर सकता है तो राष्ट्रीय स्तर पर तो और भी ज़ोर शोर से हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। इस तरह के डर्टी जॉब्स में, तो डर्टी जॉब्स के लिए जगदीप धनखड़ को वेस्ट बंगाल से उठाकर दिल्ली में बैठा दिया गया उपराष्ट्रपति पद के जरिए, और फिर उन्होंने उस भूमिका का और विस्तार करना शुरू कर दिया। आपने देखा कि राज्यसभा में लगातार भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रहे थे, पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे थे, विपक्षी दलों को बोलने का मौका नहीं देते थे, बोलने लगते थे तो उनको रोकते टोकते थे, हमेशा मोदी जी की चापलूसी करते दिखते थे, सरकार का बचाव करते दिखते थे। जो सत्ता पक्ष के स्पीकर्स होते थे उनको ज़्यादा टाइम देते थे, ज़्यादा मौका देते थे, उनको बचाने की भी कोशिश करते थे। तो ये पूरा सिलसिला चल रहा था। वो तो शुक्र है कि परेशान होकर विपक्षी दलों ने महाअभियोग प्रस्ताव का नोटिस दे दिया और उसके बाद से सरकार भी घबराई और धनखड़ साहब भी घबराए, और धनखड़ साहब ने अपना थोड़ा चरित्र बदला, अपने व्यवहार को थोड़ा सीमित किया। डर्टी जॉब्स जो वो राज्यसभा में कर रहे थे, इस झटके के बाद वो थोड़ा कम हुआ। लेकिन चोर चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से तो जा नहीं सकता है। वो अभी भी राज्यसभा में ये सब करते रहते हैं और कई बार खड़गे साहब के साथ या किसी दूसरे नेता के साथ उनकी झड़पें भी होती हैं। तो राज्यसभा के अंदर तो वो ये कर ही रहे हैं, लेकिन राज्यसभा के बाहर भी वो इसी डर्टी जॉब्स के लिए अब उनकी पहचान बन गई। भविष्य में अगर धनखड़ को याद किया जाएगा तो एक अच्छे उपराष्ट्रपति या एक अच्छे सभापति के तौर पर याद नहीं किया जाएगा। धनखड़ को याद किया जाएगा कि कैसे वो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बन गए थे, प्रधानमंत्री मोदी के प्रवक्ता बन गए थे, उनकी सरकार के प्रवक्ता बन गए थे, उनके बचाव के लिए तैनात हो गए थे और विपक्षी दलों पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और यहाँ तक तो ठीक है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने से भी बाज नहीं आते थे। ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर इस तरह के आक्षेप किए हों, ये बार बार करते रहे हैं। और ये एक तरह से जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमज़ोर करने की एक कोशिश के रूप में देखा जाना चाहिए कि उपराष्ट्रपति एक जुडिशरी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है अपने इस तरह से हमलों से। सरकार के लिए हमले कर रहा है, ये तो सब जग जाहिर है, नहीं तो सरकार एक दिन में उनकी बोलती बंद करवा सकती है। वो सरकार के माउथपीस बने हुए हैं, स्पष्ट है, इसमें कोई किसी को शक होना नहीं चाहिए। जगदीप धनखड़ खुद भी वकील रहे हैं, नामी वकील रहे हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि उनकी भूमिका का दायरा कितना बड़ा है और उन्हें उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन वो निकल रहे हैं तो जाहिर है कि वो खुश करना चाहते हैं अपने आकाओं को, और शायद वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जिस तरह से उनका प्रमोशन वेस्ट बंगाल के गवर्नर से उपराष्ट्रपति पद के लिए हो गया, उसी तरह से उन्हें राष्ट्रपति का पद भी मोदी जी सौंप देंगे। इस उम्मीद में, इस लालच में वो इस तरह की डर्टी जॉब्स में शामिल हो रहे हैं। अब उन्होंने जो आपत्ति उठाई है कि राष्ट्रपति तो सर्वोच्च होता है, वही संविधान का संरक्षक है। जो शपथ राष्ट्रपति लेता है वो बाकी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों या प्रधानमंत्री हों, उपराष्ट्रपति हों, उनकी वो शपथ दूसरी होती है। तो राष्ट्रपति तो सबसे ऊपर होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट निर्देश कैसे दे सकता है, ये उन्होंने प्रश्न उठाया।
लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि न्यायालय के सामने हर व्यक्ति बराबर होता है और राष्ट्रपति को कहा जाता है कि वो प्रथम नागरिक हैं देश के। तो प्रथम नागरिक क्या न्याय की परिधि से बाहर होगा? और अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करने लगे, संविधान का पालन न करे, तब क्या स्थिति होगी? क्या उसे रोकने टोकने वाला कोई संस्थान इस देश में नहीं होगा? ये किसकी जिम्मेदारी होगी? अगर राष्ट्रपति अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं कर रही हैं या नहीं कर रहा है, तो उसे कौन याद दिलाएगा? और अगर उसकी वजह से पूरा संघीय ढांचे पर असर पड़ रहा हो, हमला उस पर हो रहा हो, राज्य परेशान हो, खासतौर पर विपक्ष शासित राज्यों को निशाना बनाया जा रहा हो, तब कौन खड़ा होगा उनकी रक्षा के लिए? जाहिर है कि ये भूमिका सुप्रीम कोर्ट को निभानी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट ने ये भूमिका तमिलनाडु के गवर्नर के मामले में सुनवाई करते हुए निभाई है। मामला उसके पास तमिलनाडु का था, उसके संबंध में उसने फैसले दिए और उसी में ये बात सामने आई कि बिल तो राष्ट्रपति के यहाँ भी पेंडिंग होते हैं और लंबे समय तक पेंडिंग होते हैं, उनका क्या होगा? तो ये जो आर्टिकल 142 है उसमें ये प्रोविज़न है, उसका इस्तेमाल किया है, जिसे जगदीप धनखड़ न्यूक्लियर मिसाइल कह रहे हैं। अब न्यूक्लियर मिसाइल जब कह रहे हैं तो ये विध्वंस की तरफ इशारा है, क्योंकि मिसाइल का इस्तेमाल किस लिए होता है? हमलों के लिए होता है, नुकसान। और न्यूक्लियर मिसाइल है, सामान्य मिसाइल नहीं है, न्यूक्लियर परमाणु मिसाइल है। तो ये भयानक कमेंट है, ये जुडिशरी पर एक बहुत ही बड़ा हमला है उपराष्ट्रपति की तरफ से, इसलिए इतना हाहाकार मचा हुआ है। ये और बात है कि बीजेपी के ट्रोल्स, अंधभक्त गंदी भाषा में पूरे सोशल मीडिया में जहर उगल रहे हैं, उल्टियां कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। उसे सुप्रीम कोठा तक कहा जा रहा है। ये सब जाहिर है कि मोदी सरकार को पता है, प्रधानमंत्री को पता है, गृह मंत्री को पता है, कहीं से कोई चूं नहीं हो रही, जिसका मतलब है कि इन लोगों को सरकार का, सत्तारूढ़ दल का, संघ परिवार का संरक्षण प्राप्त है और वो खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर रहे हैं। हमला इसलिए भी कर रहे हैं कि वक्फ के कानून में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया सरकार से, उससे सरकार हिल गई। उससे सरकार को लगा कि ये जो उसने ज़बरदस्ती बिल पास कराया है संसद से, वो अड़चन में फंस रहा है। और अभी तो 5 तारीख को फिर सुनवाई होनी है और खुदा ना खास्ता अगर स्टे दे दिया, उसके कुछ जो विवादास्पद प्रोविजंस हैं उन पर स्टे दे दिया, तो सरकार की तो जम के फजीहत होगी, किरकिरी होगी। उससे ये गुस्सा भड़का है अंधभक्तों का, ट्रोल्स का, बीजेपी की आईटी सेल का, इन सब का, और वो सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहे हैं या करवाए जा रहे हैं। तो ये पूरा माहौल है जिसमें हमारे उपराष्ट्रपति एक ऐसी भूमिका निभा रहे हैं जिसकी निंदा भर्त्सना ही की जा सकती है, उसकी तारीफ तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। ये बहुत ही दुखद है कि हमारी संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।